हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। माय नेम इज केशव कटोच। सो एचपी एलाइड 2023 का एग्ज़ाम जो है वो कभी भी आ सकता है। एज अकॉर्डिंग टू द एचपीपीएससी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 की जो पोस्ट हैं वो कभी भी निकल सकती हैं। तो एचपी एलाइड जो कि 2019 में निकला था और जिसका एग्ज़ाम 2020 में हुआ था, प्री और मेंस, वो भी अब लगाया जा रहा है कि वो भी आपका इस साल जो है वो आ सकता है। तो इसमें ये जो वीडियो आज हम बनाए जा रहे हैं, इसमें मेन चीज़ क्या है कि जो बच्चे अब प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं या जो पहली बार प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, और जो बच्चे जिन्होंने अभी तक अटेम्प्ट्स दिए हैं या फिर किसी कारणवश वो क्लियर जो है वो नहीं कर पाए हैं, तो ये वीडियो जो है ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपको किस अप्रोच के साथ किस तरीके की तैयारी जो आपको करनी चाहिए। क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा, मैंने आपको ऑलरेडी बुक्स के बारे में, रिसोर्स के बारे में और पैटर्न के बारे में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियोस भी मिल जाएंगे जिसमें हमने एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और बुक्स जो आपको फॉलो करनी है उसके बारे में आपको बताया हुआ है। तो देखो, आज की जो ये वीडियो होगी ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे जो कि स्टार्टिंग से अभी तैयारी कर रहे हैं बट किसी कारणवश वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको इस वीडियो से थोड़ा पता लग जाएगा कि कहाँ वो क्या बोलते हैं, उनको कहीं ना कहीं वो गलत जगह पे जा रहे हैं, गलत दिशा पे जा रहे हैं। ठीक है, मोटिव सभी का सही होता है, सभी के सभी जो जॉब पाना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं हमारी तैयारी में, या फिर कई लोग ऐसे होते हैं जो कि पढ़ते बहुत ज़्यादा है। मैंने कई अपनी लाइफ में जितने भी मैंने एज ए टीचिंग का जो मेरा एक्सपीरियंस है, कुछ बच्चों के पास नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है, बट जब एग्जीक्यूशन की बात आती है, जब पेपर में बात आती है, तो कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक्स जो वो करके आते हैं उसकी वजह से उनका पेपर क्लियर नहीं हो पाता है। तो वही जो कमी है वो आपकी यहाँ पूरी की जाएंगी। ठीक है, तो वीडियो को आपने अंत तक देखना है। इसमें हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो स्ट्रेटेजी है या आपकी जो पॉइंट्स हैं वो आप अलग से भी कहीं करते हो, क्योंकि हर बच्चे की जो तैयारी है ना वो उसकी अपनी एक स्ट्रेटेजी के साथ होती है। मैं जो स्ट्रेटेजी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये कॉमन स्ट्रेटेजी, जो कि जितने भी बच्चे जो कि एचएएस का पेपर क्लियर कर चुके हैं, जो कि अभी एसडीएम लग चुके हैं, तहसीलदार लग चुके हैं या फिर ईटीआई लग चुके हैं, इन सभी से जब हमने इंटरव्यू किया है तो इनसे हमने लगाया कि ये इनकी तैयारी और बाकी जो बच्चे जो क्लियर नहीं कर पाता उसकी तैयारी में थोड़ा सा जो फर्क आता है वो क्या आता है। तो आई होप आपके लिए वीडियो जो है वो बेनिफिशियल रहेगा। वीडियो को बिल्कुल अंत तक आपने देखना है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। देखो, सबसे पहले जो है ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं। ये की पॉइंट्स क्यों ध्यान में रखने हैं आपने? क्योंकि यही एक मूल मंत्र आपके लिए आएगा। देखो, ये बेसिक है। ऐसा हो भी सकता है कि कुछ बच्चे जो है वो इनमें से कहें कि नहीं सर हमारी तो ऐसी होती है। कोई बात नहीं है, हर बच्चे की अपनी तरीके से जो है वो स्ट्रैटेजी होती है, बट इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली चीज़ है कॉन्फिडेंस। देखो, जिस पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं, यहाँ ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये ज़रूरी नहीं कि एचपी अलाइड के लिए ही हो, या आप किसी भी एग्जामिनेशन की में जब आप अप्लाई करेंगे तो ये चीज़ें हमेशा अप्लाई होती है। पहली चीज़ है कि आपको कॉन्फिडेंस बना के रखना है। पहले आपको ये अप्लाई रखना है कि यार आपसे हो सकता है ये पेपर क्लियर। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि घबरा जाते हैं। देखो, गवर्नमेंट जॉब का जो ये आप फंडा है ना, आजकल अभी जो आप फंडा देख रहे हो ना गवर्नमेंट जॉब का, ये एक टफ कंपटीशन हो चुका है। खासकर जब से 2020 के कोरोना के बाद प्राइवेट जॉब जा रही है लोगों की, जिसकी वजह से अब भीड़ आ गई कि भाई हमें भी तैयारी करनी है, तो बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट जो है वो इसमें आ चुके हैं। तो अब आप ये लगा कि चलिए 2019 के बाद एलाइड जब अभी आएगा तो बहुत सारे एस्पिरेंट जो है इसका वेट कर रहे होंगे या तैयारी कर रहे होंगे। तो ये एक बड़ा एक है कि आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा यार इतने ज़्यादा बच्चे फॉर्म भरेंगे, मेरा होगा कि नहीं होगा, मेरी तैयारी अच्छी है कि नहीं अच्छी, मैं इतना सारा सब्जेक्ट पढ़ पाऊंगा नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं मेडिकल से हूँ, नॉन मेडिकल से हूँ, मैं आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ पाऊंगा। वो कॉन्फिडेंस आपको थोड़ा सा रखना पड़ेगा। देखो, आपको इन दी एंड कोई भी मोटिवेट नहीं करेगा, आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। हर दिन आपके लिए एक स्ट्रगल हो सकता है, और पेशेंस एक ऐसी चीज़ है, आप हार्डवर्क करते रहते हैं, आपके पास पेशेंस नहीं होता है। देखो, आप हार्डवर्क करते रहिए बट पेशेंस नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हार्डवर्क एंड पेशेंस जो है वो की टू सक्सेस ही होता है हमेशा। तो आप हार्डवर्क करें और पेशेंस रखें और कॉन्फिडेंस भी रखें कि नहीं यार, आज मेरी जो है वो स्ट्रेटेजी जो है वो अच्छी है, आज मेरे को जो है वो अच्छे से पढ़ा है मैंने। तो उसके लिए सबसे मेन चीज़ क्या होती है, अपने स्मॉल गोल्स बनाने। बच्चे क्या करते हैं, बहुत बड़े गोल्स बना लेते हैं। इसकी बात मैं टाइम टेबल में डिस्कस करूंगा आपसे। स्मॉल गोल्स बना लेते हैं वो, बस सॉरी लॉन्ग गोल्स बनाते हैं। लॉन्ग गोल्स क्या होता है कि आप बोलते हो कि जो मुझे महीने में ये खत्म करना है। देखो, महीने में क्या होगा, बीच इन बिटवीन कुछ भी हो सकता है, बीमार हो सकते हो, घर पे काम आ सकता है, किसी की शादी आ जाएगी, या कुछ भी चीजें हो सकती है, तो आपका टाइम टेबल तो बिगड़ गया। आप वीकली या डे का टाइम टेबल अगर आप बनाते हैं, वीकली वैसे बेस्ट रहता है कि आपको ये पता हो कि आज के दिन में मुझे क्या करना है। जब आप आज के दिन में आप जो काम कर लेंगे ना, वो आपको एक छोटा सा कॉन्फिडेंस देगा। बट हाँ, ये एक चीज आपने रखनी है कि आपने स्ट्रिक्ट रहना है। ये यहाँ पे मैंने लिखा है ना स्ट्रिक्ट टाइम टेबल, वो ये क्योंकि आज अगर मुझे 8 घंटे पढ़ना है और मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है, तो चाहे मैं खाना खाऊं या ना खाऊं या वगैरह जो भी चीजें हैं, वो एक होता है ना सेंस ऑफ कि नहीं भाई करके जाना है,
वो चीज आपके में होनी, वो जज्बा आपके अंदर होना चाहिए, तभी जाके भगवान भी जो होता है ना वो आपका साथ देना स्टार्ट कर देती है। वो कहते हैं ना सारी कायनात लग जाती है आपके साथ, क्योंकि वो आपकी मेहनत देख रही होती है। आपने बोला नहीं यार नींद आ रही है, अब सो लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं, वैसा नहीं। स्ट्रिक्ट टाइम टेबल का मतलब कि अगर मुझे सुबह 6 बजे उठ के करंट अफेयर्स को पढ़ना है तो मुझे 6 बजे उठ के कॉपी पेन लेकर बैठना ही होगा, चाहे जो मर्जी हो, चाहे मैं रात के 2 बजे सोया हूं, चाहे जो मर्जी हो, ठीक है। तो सबसे पहले ये है। देन फुल अवेयर ऑफ पैटर्न एंड द सिलेबस। बच्चों को क्या होता है कि वो क्या करते हैं, एलाइड की तैयारी, अच्छा क्या लगता है उसमें गवर्नमेंट जॉब, अच्छा ईटीआई लग जाते हैं, अच्छा इलेक्शन करूंगा लग जाते हैं, ठीक है जी। अरे भाई आपका पेपर कैसे क्लियर हुआ था, अरे यार अच्छा आप ये किताबें पकड़ी थी, ठीक है, बाजार में गए किताबें उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया। आपको ये नहीं पता कि पैटर्न क्या है, कैसा पेपर होगा, प्री प्लस मेंस होगा, तो प्री में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, सिलेबस क्या होगा, कौन कौन से टॉपिक से आज तक क्वेश्चन आए हैं। ये जो R&D आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपको करनी पड़ेगी, ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख कर करनी पड़ेगी, चाहे आप प्री के पेपर्स को देखो या मेन्स के पेपर को देखो, जो कि हम अभी डिस्कस भी करेंगे, ठीक है ना, जो हम डिस्कस भी करेंगे अभी कि किस तरीके के पेपर आपका जो है वो आता है और किस तरीके की अप्रोच आपको रखनी है पढ़ते वक्त, ठीक है ना। तो फुल अवेयरनेस ऑफ पैटर्न सिलेबस आपका होगा, इसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी जो मैंने डिस्कस किया कि पैटर्न सिलेबस कैसा होगा। राइट सोर्सेस, सही बुक्स आपको फॉलो करनी है। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि देखो मैं जनरली आपको बोलता हूं कि जब आपका 2019 का पेपर हुआ था, मैं बोल सकता हूं आपको कि आपका पैटर्न थोड़ा सा एलाइड का जो है वो चेंज हुआ। 2018 का एनटी का पेपर हुआ, एनटी और एलाइड के पेपर में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, सिलेबस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो 2019 का 18 का जब एनटी का पेपर हुआ, अब जब 2022 में जो पेपर हुआ, इट्स टोटली डिफरेंट। आप बहुत सारे बोलते हैं कि लूसेंट को पकड़ लो, अरिहंत को पकड़ लो, तरुण गोल को पकड़ लो, ज्यादा बेसिक को ज्यादा डीप मत जाओ वगैरह। देखो अगर आपने मेंस राइटिंग करनी है तो अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, अगर आप मेंस राइटिंग के हिसाब से पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा डेप्थ में भी जाना पड़ेगा। यहाँ पे अब तैयारी आपकी टफ हो चुकी है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आएंगे आपको, तो आपको पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट की, उस टॉपिक की पूरी क्लियर नॉलेज चाहिए। तो रिसोर्सेज आपके राइट रिसोर्सेज होने चाहिए। बुक्स के बारे में भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो आपको बुक्स और रिसोर्सेज बिल्कुल प्रॉपर वही फॉलो करने हैं। स्ट्रिक्ट टाइम टेबल आपको बनाना है, वीकली टाइम टेबल बनाइए। मैं तो यही बोलता हूं कि वीकली टाइम टेबल आपका बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक हफ्ते तक का आपको पता होता है कि यार मैं यहां से बाहर नहीं जाने वाला। तो छोटे छोटे स्टेप्स अगर आप अपने, दूर का चलो छोड़ दो, आप पहले छोटे छोटे स्टेप्स पे अगर आप नजर रखेंगे तो पहला स्टेप अगर होगा तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होता है, फिर दूसरे के और अच्छे करने की उम्मीद जागती, फिर और अच्छा। हफ्ते भर अगर आप ऐसे चीजें करते रहेंगे, आप डेफिनेटली आपका रिदम बन जाएगा। जब रिदम बन जाता है ना पढ़ाई में, तो फिर कोई पीछे मुड़ के नहीं देखता, फिर मजा आने लगता है पढ़ाई करने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जैसे सपोज करो मैंने आपको बोला फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं, अच्छा सर बुक कौन सी अच्छी है, सविंद्रा सिंह, आप पकड़ के सविंद्रा सिंह पढ़ने लग पड़े। आपने ये नहीं देखा टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सविंद्रा सिंह में भी कुछ टॉपिक्स आपको उठाने हैं, जीसी लियोन से कुछ टॉपिक उठाने हैं, माजिद हुसैन से या फिर डीएल खुल्लर से कुछ टॉपिक उठाने हैं, कुछ आपके एनसीईआरटी में। तो आप एक सिलेबस जब उठाएंगे और देखेंगे यार डिमांड क्या है, पेपर में क्वेश्चंस कहां से आते हैं, तब उन टॉपिक्स को उठाएंगे, उनको ज्यादा पढ़ेंगे। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे यार कहां से सेक्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं, पिछले 5 साल के पेपर देखें तो मेंस में कहां से क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो फिर आप बोलोगे अच्छा जी है। बट अगर आप आंख बंद करके सिर्फ एक बुक है, तो आपने पीएचडी नहीं करनी है, आपने एमए एमफिल नहीं करनी है, आपको सिंपल स्मार्ट स्टडी के थ्रू कि हाँ भाई पॉलिटी में इस सेक्शन को पढ़ना है, इधर से ज्योग्राफी से पढ़ना है, एचपीजीके में कहां से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप जगमोहन बिलोखरा जी की बुक को पकड़ोगे है ना, तो वंडरलैंड हिमाचल को, तो वो तो इतनी मोटी बुक है, उसमें कई चीजें आपको प्रीलिम्स के हिसाब से या मेंस के हिसाब से भी छोड़नी पड़ती है। तो आप उसको नहीं पढ़ोगे, उस ढंग से नहीं पढ़ोगे, तो फिर क्या फायदा। तो स्मार्ट स्टडी बहुत जरूरी है। नोट्स मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स मेकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप मेंस की राइटिंग भी करोगे भाई, तो नोट्स अगर आप नहीं बनाओगे तो इन दी एंड आप फिर से देखो, आपने सपोज करो कि आपने एनसीईआरटी पढ़ी, तो बार बार एनसीईआरटी थोड़ा ओपन करोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करो, करंट अफेयर पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, इंपॉर्टेंट नोट्स नोट डाउन करो, क्योंकि जब आपका पेपर आएगा ना तो यही नोट्स उठा के आपने रिवाइज करने, फिर पूरी बुक को हाथ नहीं लगाओगे आप। तो नोट्स मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी आप तैयारी करो तो प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों की तैयारी करो। कुछ बच्चे क्या होते हैं, पहले प्रीलिम्स को टारगेट रखते हैं और उसके बाद मेंस की तैयारी करते हैं, गलत हो जाएगा आपके लिए। देखो आपको मेंस के लिए वो ज्यादा से ज्यादा 1.5 या 2 मंथ आपको देंगे, उसका ज्यादा नहीं। प्रीलिम्स का जैसे रिजल्ट आएगा आपका, पहले तो आपको डाउट ही हो जाता है कि बच्चों को ये मेरा क्लियर होगा कि नहीं होगा। अगर आपको ठीक है मेरा क्लियर हो जाएगा तो 3 मंथ मिल जाएंगे आपको, 1 मंथ के अंदर रिजल्ट जो है वो अब निकालने जाएंगे, क्योंकि यूपीएससी ने भी अब एक कमेटी बनी है, उस कमेटी ने बोला है कि भाई यूपीएससी का रिजल्ट भी जो है वो 6 मंथ्स के अंदर प्रॉपर पूरा प्रोसेस मेंस टू इंटरव्यू जो है वो आपका हो जाना चाहिए। तो एचपीपीएससी भी आजकल ऐसे कर रही है कि भाई 1 मंथ के अंदर प्री का रिजल्ट देती है और फिर उसके बाद 2 महीने मेंस की डेट दे देती है। तो प्री प्लस मेंस दोनों को अप्रोच रख के आपने तैयारी करनी है।
दूसरा, सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहले देखने, पीवाईक्यू बहुत हेल्प करेंगे आपको, बट याद रखना पीवाईक्यू के साथ साथ ये भी देखना कि पेपर 3 साल बाद 4 साल बाद हो रहा है, तो एक वजह से देखो, अगर आप एचपीएस का पेपर डेली देखते, मतलब हर साल देखते हैं, तो आपको ये पता लग जाएगा कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या हो रहा है। एनटी का पेपर आपका 2022 में हो चुका है, एचएस 2022 में हो चुका है, तो ये दोनों पेपर आपको एक अंदाजा दे देंगे कि एलाइड का पेपर आपका जो है वो किस तरीके का होगा। मेंस राइटिंग अगर आपको देखनी है तो आप एचएस के मेंस का पेपर देख सकते हो, एनटी का मेंस का पेपर देख सकते हो, क्योंकि इस बार एनटी का मेंस का पेपर भी आपका डिस्क्रिप्टिव वे में हुआ है, तो फिर वो भी आपको एक आइडिया देगा। और इन द एंड जब आपकी सारी तैयारी हो जाती है, ठीक है ना, तब आपने टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है। सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस तो करने हैं, बट साथ साथ में आपने इन द एंड टेस्ट सीरीज जरूर सॉल्व करनी है। हम भी आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे। 10 टेस्ट सीरीज होती है, प्रॉपर 200 क्वेश्चंस आपके होंगे, जिसमें एचपीजी के 60 मार्क्स की होगी और आपका करंट अफेयर 60 मार्क्स का होगा, 1 ईयर का करंट अफेयर होगा, 80 मार्क्स की आपकी क्या होगी, दैट इज योर जीएस होगी, ठीक है ना। तो ये आपका एक प्रॉपर वे है जिसमें आपको तैयारी करनी है, इनसे हट के मत चले जाना, इनको जरूर रखना। इसके एक्स्ट्रा अगर आप कुछ करना चाहते हो तो बढ़िया। देखो, अगर टाइम टेबल भी आपने बनाना तो कम से कम 8 आवर्स का तो टाइम टेबल बनाओ। अगर आप जॉब करने वाले हो तो कम से कम 4 to 5 आवर्स का आप टाइम टेबल जरूर बनाएं। जो बच्चे जॉब करते हैं तो वो सुबह जल्दी, अभी गर्मियां आ रही हैं तो आप जल्दी उठिए, ठीक है, कम से कम 5:30 बजे तक तो आप उठ सकते हैं। 5:30 से आप 7:30 बजे तक पढ़िए। आई होप सबकी जॉब जो है वो 9 से या 2 बजे के बाद ही शुरू हो, तो आप 5:30 से 7:30 2 घंटे लेते हैं, रात को 2 घंटे दे, तो 4-5 घंटे आपके होते हैं। करंट के साथ अवेयर रहें, जब भी फ्री हैं तो करंट अफेयर्स को जरूर देख लें, न्यूज के साथ हो, कोई वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस, उनको देख लीजिए। तो बहुत सारा रिसोर्स होता है, तो आपको 8 आवर्स निकालने हैं। और जो बच्चे पूरे ही फ्री हैं, पूरा दिन फ्री हैं, उनके लिए तो आप 8 से 12 आवर्स भी बड़े आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको टाइम टेबल इसी हिसाब से बनाना है कि मेरे 8 आवर्स जो है वो निकले और मुझे रेस्ट भी मिले, 8 घंटे की नींद भी मिले, इस तरीके का टाइम टेबल आपने बनाना है। अब यहां पे मैं थोड़ा सा आपके साथ मेंस का पेपर डिस्कस करना चाहता हूं। देखो, अगर आप प्रीलिम्स की बात करते हो ना, तो प्रीलिम्स में आपने देखा होगा कि आपको 80 मार्क्स का जो है वो आपको जीएस आना है। तो जीएस का पेपर जो है वो 200 मार्क्स का है मेंस में, ठीक है ना, 200 मार्क्स का, जिसमें आपको 35% मार्क्स भी लेने, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। तो 200 मार्क्स का पेपर जो होता है उसमें कई प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। मैंने आपको कुछ दिखाने की कोशिश की यहाँ पे कि तैयारी देखो। पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसको डिस्क्राइब करने को बोला है, आर्टिकल 14 to 18 को डिस्क्राइब करने को बोला। अब आप जनरली क्या पढ़ते हैं, राइट टू इक्वालिटी हो गया, ईडब्ल्यूएस के बारे में 15 और 16 में पढ़ लिया, चलो ठीक है, 18 में और 17 में अनटचेबिलिटी को पढ़ लिया, तो बस ये कर लिया, कंप्लीट थोड़ा हुआ। अब आपको उसके बारे में पता, अब अगर आपको राइट टू इक्वालिटी एक्सप्लेन करना है तो 14, 15, 16, 17, 18 इनको भी एक्सप्लेन करना आपको पता होना चाहिए, किस में क्या लाइन लिखी हुई है वो भी आपको पता होना चाहिए। यहां पे आपको ये क्वेश्चन दे दिया, अमेंडमेंट प्रोसीजर को डिस्क्राइब करने के लिए बोला। अब आपको अमेंडमेंट का पता है आर्टिकल 368, अगर प्रीलिम्स के हिसाब से देखो आर्टिकल 368 में आता है, अगर स्पेशल मेजोरिटी है, सिंपल मेजोरिटी है, बस खत्म, है ना। और अमेंडमेंट प्रोसीजर जो है उसमें कौन कौन से अमेंडमेंट जो अभी तक हमने किए हैं, किस कौन करता है कौन नहीं करता, बस खत्म, ये प्रीलिम्स। बट अगर मेंस पॉइंट ऑफ से देखो तो उसमें पूरा प्रोसीजर पूछा, तो प्रोसीजर में आपको बताना पड़ेगा कि बिल जो है वो आपका सेपरेटली लोकसभा और राज्यसभा में पास होना चाहिए, फिर उसके बाद स्टेट्स के पास जाएगा, हाफ ऑफ द स्टेट्स अगर उसको सिंपल मेजोरिटी से पास करेंगे, फिर प्रेसिडेंट उसमें असेंट करेगा, क्योंकि अमेंडमेंट बिल में प्रेसिडेंट को साइन करने ही पड़ते। इस तरीके का आपको उसको एक प्रॉपर वे में लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए कि जब भी आप डेली, ये मैं आपको बता दूं, डेली अगर आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं तो स्टार्टिंग जो है वो मैं आपको कहता हूं कि अगर आपको मेंस राइटिंग करनी है ना, तो मेंस राइटिंग के लिए पहले स्टार्टिंग में बच्चे को दिक्कत आती है, थॉट्स नहीं आते ना, क्योंकि पढ़ा नहीं होता, प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ा होता है। तो कुछ नहीं होता, एक क्वेश्चन उठा लो, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक्स उठा लो, उसके पीछे क्वेश्चंस होते हैं, पुराने एचएएस के पेपर उठा लो, एलआईडी का पेपर उठा लो, रोज एक क्वेश्चन को देखो और देख देख कर लिख लो। मैं आपको बोलूं, कई लोग इसे एक्सेप्ट ना करें, स्टार्टिंग में आपको लिखने की आदत डालनी है, हाथ थक जाते हैं पेपर में लिखते लिखते, तो लिखने की आदत डालो, ठीक है। तो पहले देखकर ही लिखना है किसी टॉपिक में, सपोज करो राइट टू इक्वालिटी है तो देखो, उठाओ सामने किताब, लिखना शुरू करो। बट एक क्वेश्चन ऐसा जो पूरे दिन में आपने प्रीलिम्स के लिए जिन टॉपिक्स को पढ़ा उसमें से एक क्वेश्चन आपने निकालना है और उस क्वेश्चन को बगैर देखे लिखना है, बगैर देखे उसमें लिखना, फिर उसमें देखना कि मेरी गलतियां क्या है, मैंने सही लिखा कि नहीं लिखा, किसी को दिखा दो या अपने 2 दोस्त होंगे उनको दिखाओ, तो देख मेरा क्वेश्चन क्या है, क्योंकि ये आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है ना वो यहीं से शुरू होगी, बाद में नहीं होती, ये अभी से शुरू होगी। अब देखो अगला, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की क्या प्रॉब्लम है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होते हैं, तराई रीजन क्या होता है, बाबर एंड तराई आपने कई बार पढ़ा है, बाबर एंड तराई, तो तराई रीजन के बारे में बताना है। ग्लोबलाइजेशन का हमारे इंडियन एग्रीकल्चर पे क्या इफेक्ट पड़ा, अब ये बेसिक,
और ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको पता है कहां से मिलेंगे? एनसीईआरटी में सीधे सीधे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, है क्या? मुझे बताओ इन सभी क्वेश्चन में से कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा आपने पढ़ा होगा आपने, बट जब आपको लिखने के लिए बोलेंगे ना 8 नंबर में लिखो वगैरह लिखो। अब देखो ये क्वेश्चन जो है आपका, ये देखो 21 का है, 120 वर्ड्स पे लिखना है। बाल गंगाधर, मैंने आपको बताया था किसी ना किसी आपके पर्सन के ऊपर क्वेश्चन आता है तो बाल गंगाधर के स्वराज को एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है ना। कल्चर का और सिग्निफिकेंस बताइए ह्यूमन लाइफ में क्या है। तो अब ये थॉट्स हैं, आपने जितनी रीडिंग की है उसको आपने लिखना है। तो डेली आपने पूरे दिन में एक क्वेश्चन देखकर लिखना है और एक क्वेश्चन खुद लिखना है। तो उससे क्या होगा, आइडियाज जनरेट होते हैं, तब आपको पता लगेगा कि यार मुझे क्या चीजें लिखनी है क्या नहीं, और उसको चेक जरूर करवाओ, ठीक है। सेम चीज मैं आपको बताऊंगा, सेम चीज देखो यहाँ पे लॉर्ड वेल्जली के सब्सिडी अलायंस के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था आपको पिछली बार। सोशल रिलीजियस मूवमेंट का 19वीं सेंचुरी में उनके बारे में बताया था, ठीक है। और उसके बाद जुडिशियल रिव्यू के ऊपर क्वेश्चन आया था, ठीक है। टैक्स रिफॉर्म्स 1991 के बाद एलपीजी है वो आपके ऊपर क्वेश्चन आया था। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव जो हमारी स्कीम्स हैं, प्रोजेक्ट टाइगर, एनवायरमेंट से रिलेटेड, इसकी हाईलाइट्स दे दो। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपके लिए जो सुने सुनाए हैं और वो सीधे पूछे जाते हैं, इनको लिखना शुरू करो। ये वही टॉपिक है, जुडिशियल रिव्यू पक्का पढ़ा होगा आपने, सुप्रीम कोर्ट करता है, हाई कोर्ट करता है, कब हुआ, आर्टिकल 13 में डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू दिया, बट उसको लिखना है। जब लिखना पड़ेगा तो अपने शब्दों में लिखना आना चाहिए, और ये आपको इंग्लिश में भी हेल्प करेगा। जब आप प्रेसी राइटिंग करेंगे तब आपको इंग्लिश में हेल्प करेगा। उसके बाद अगर आप हिंदी का पेपर देखोगे तो हिंदी और इंग्लिश इसको अभी से पढ़ना शुरू करो। तो बुक्स मैंने आपको बताई है, देखो दो चीजें होती है, एक ग्रामर होती है और एक डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है ना। तो ग्रामर अगर आपकी वीक है, आप हर बच्चे को पता होता है मेरी वीकनेस क्या है। अगर मेरे को ग्रामर अच्छी स्ट्रांग है, मेरी ग्रामर अच्छी स्ट्रांग है, मैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट पे ज्यादा फोकस रखूंगा। ग्रामर मुझे पता है इन दी एंड में 1 महीने में रूल्स रेगुलेशंस पढ़ लूंगा और उसके बाद मेरा हो जाएगा। बट अगर आपका ग्रामर पार्ट वीक है तो उसको जरूर करिए, कम कि 50% पेपर आपका ग्रामर है, तो ग्रामर पे फोकस रखिए। देखो यहां पे आप देखो अशुद्ध वर्तनी वाले शब्दों को चुनकर करिए, इनको निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए, उसके मुहावरों के अर्थ बताइए, ठीक है। अगला पेपर देखो, आगे देखोगे कोष्ठ के दिए गए वाक्य प्रकार के अनुसार वाक्य परिवर्तित कीजिए, ठीक है ना। मुहावरे के ऊपर क्वेश्चन आया, विशेषण शब्द के ऊपर क्वेश्चन आया, संधि विच्छेद के ऊपर आया, उपसर्ग के ऊपर क्वेश्चन आया। तो ये क्वेश्चन आपके ग्रामर से ही है। तो हिंदी को स्टार्टिंग से पढ़ोगे तभी। अब हिंदी कई बच्चों को होता है लिखना नहीं आती, मैं तो सबसे पहले बोलता हूं कि आप एक न्यूज़पेपर उठाओ हिंदी का और लिखना शुरू कर दो हिंदी, क्योंकि मात्राओं की गलती सबसे पहले होती है, ग्रामरेटिक मिस्टेक्स। अगर ऐसे राइटिंग आपको आ जाएगा तो ऐसे राइटिंग, जैसे आतंकवाद के ऊपर पीछे एक बार आया था, तो आतंकवाद के ऊपर लिखना तो ऐसे थोड़ी ना अपने मन मर्जी से जैसे मर्जी लिख दे। जो हिंदी का पेपर चेक करा वो प्रोफेसर होगा हिंदी का और वो देखेगा कि बच्चे में कितनी गलतियां की हैं उसने। तो साथ साथ में डेली एक ऐसे लिखो, डेली मुहावरे पढ़ो, डेली देखो कुछ टाइम आपको देना पड़ेगा, या हफ्ते में आप 2 दिन हिंदी को दे दो, 2 दिन इंग्लिश को दे दो, और बाकी आपके जो दिन है 3 दिन उसमें जीएस पढ़ो। और हिंदी को पूरा दिन थोड़ा ना पढ़ना है, 2-2 घंटे दे दो। उससे क्या होता है कि आपका पता रहेगा आपको कि वो चीज मैंने पढ़ी हुई है। ऐसा नहीं रहेगा आपको कि यार एकदम से आपको पढ़नी पड़ेगी, धीरे धीरे पढ़ते रहोगे तो वो बेस आपका बनता रहेगा। सेम चीज आपकी इंग्लिश में है। देखो इंग्लिश में आपको देखो, आपको ऐसे राइटिंग है कि 300 वर्ड्स की, ठीक है ना। तो यहां पे देखो 35 मार्क्स का तो आपका ऐसे ही है। उसके बाद आपको इन वर्ड्स को नाउन और वर्ब दोनों सेंस में यूज करना है। फिलिंग द ब्लैंक्स प्रेपोजिशन के ऊपर क्वेश्चन है, आर्टिकल्स के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। और उसके बाद एडजेक्टिव फॉर्म बतानी है इनकी। तो 5-5 मार्क्स देखो कितने इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, है सिंपल है, ग्रामर है ये सारी की सारी। उसके बाद आपसे पूछा है वॉइस चेंज करनी है। उसके बाद आपसे पूछा है कि इनको सेंटेंस में चेंज करो, स्मोक को, स्प्लैटर को, कैरावन को। आपको वर्ड्स के बारे में नहीं पता होगा, वोकैबुलरी आपकी स्ट्रांग नहीं होगी, कैसे करोगे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आपको हमेशा आएगी। सेंटेंस को रीराइट और करेक्ट वर्जन में लिखिए। तो ये सब एक कॉम्प्रीहेंशन और इंग्लिश जो है ये एक दिन का बात नहीं है। तो डेली के हिसाब से या हफ्ते में कुछ दिन रख लो जिसपे इंग्लिश और हिंदी को जरूर पढ़ा करो। अगर आप नहीं पढ़ेंगे डेली वैसे हफ्ते हफ्ते आप इनको नहीं पढ़ेंगे, दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। मेरा सिर्फ आपके लिए इस पूरी वीडियो में सिर्फ यह बताना था कि एक रियलिटी चेक भी देना था कि देखो किस तरीके के आपको क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरा मैंने आपको जो बोला टाइम टेबल बनाना है, कॉन्फिडेंट रहना है, घबराना नहीं है, कर सकते हैं आप, सभी कर सकते हैं। तीसरी चीज आपको क्या करनी है, आपको एक बेस से स्टार्ट होना है, रिसोर्स सही होना चाहिए, सिलेबस पैटर्न आपको पता होगा, डेली के पढ़ोगे, आदत बनती बनती चली जाएगी और उसके बाद अपने आप मजा आने लगेगा पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले आज क्या करना है, आपने पहले पैटर्न पूरा सिलेबस देखना है, उसके बाद आपने रिसोर्सेज देखने, बुक्स अपनी पहले मटेरियल शस्त्र अपने साथ में रख लेने, 1 by 1 जो सब्जेक्ट सबसे वीक लगते हैं उनको सबसे पहले उठाओ, जो आसान लगते हैं ना उनको पढ़ने बड़ा मजा आता है, जो वीक होते हैं वो बोर करने लग जाते हैं, उन्हीं को पहले उठाओ, हिम्मत दिखाओ कि नहीं हमने करना ही करना है इसको, ठीक है ना। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है, जो भी आपको अगर लगता है कि सर ये चीज नहीं, ये ऐसे है वैसे है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको रिप्लाई डेफिनेटली मिलेगा।
ठीक है ना। सो आज की वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको अगर कोई चीज ऐड भी आप करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली आप जरूर बताइएगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।